चले जी, कितने लोगों की लॉ की पहली अटैम्प्ट है? इसी लॉ की, हाँ, लॉ की पहली अटैम्प्ट कितनों की हो चुकी है और अब आपकी हो चुकी है? हाँ जी, न्यू स्कीम क्या थी? सेपरेट जब हुए थे, बी लॉ और सी लॉ सेपरेट हुआ था। अच्छा, देखिए यार, हमने हमारे पास 1.25 घंटा 1.5 घंटा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना आज की क्लास में, वो ये है कि अगर हमने लॉ का एक थोड़ा सा, अगर मैंने आज आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दी ना, सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करनी है, एक कंपनी की लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कर दी, अगर वो कंपनी की साइकिल आपको समझ में आ जाएगी कि कंपनी की साइकिल क्या है, उसी डायग्राम से हम पूरा लॉ और सेकंड चीज सिलेबस में समझ आ जाएगा हमारे सिलेबस में है क्या। और सिलेबस जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 3-4 ग्रेड ऐसी है जो 60-70 नंबर की है और ये इसके अंदर है ही टोटल 70-80 सेक्शन, तो ये हम पहले कर लेते हैं। बाकी जो 200 सेक्शन है उसकी वेटेज 30-40 मार्क्स है, उसको हम बाद में कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक धोखा है, सही है, सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। मैं आपको प्रूफ करूंगा, ठीक है। और मैं थोड़ी चीज अगर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिसकी चीजें समराइज करूंगा, इंशाल्लाह फायदा ये होगा प्यारे बच्चों लॉ में हमारा। देखिए मैं इस सब्जेक्ट में आया क्यों, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। पढ़ा रहा था अपना आराम से एडवांस ऑडिट और एमएसए। रीजन इज मैं C52 में आया और उसका प्राइमरी रीजन ये था कि C52 में जब से ये ओपन बुक पॉलिसी हुआ ना, वरना फाइनल का पर्चा क्या आता था, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के कंटेंट बता दो, है इस तरह के सवाल आ रहे होते थे। जहां ये पेपर आपका कहाँ आना, कैसा आने लगा, ओपन बुक पॉलिसी आने लगा, और जब रिजल्ट खराब आने लगा और वहां पे वो इंटरप्रिटेशन और इलस्ट्रेशन और लिंकिंग और ड्राफ्टिंग जब ये चीजें मैटर करने लगी, तो मैं C52 में आया। कैट 7 में भी आने का पर्पस ये है कि जहां उसने ओपन बुक, आपने वीडियो देखी है पहली वीडियो यार, वो लाजमी देखेगा। जहां ओपन बुक पॉलिसी हुआ है वहां पे C52 में, यहाँ कैट 7 और बी लॉ और सी लॉ को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। उसने कहा कि भाई अब इंसान बन जाए और 100 नंबर का पेपर आपने अब लॉ का, ये नहीं है कि बी लॉ अच्छा था आपको तो बी लॉ में आपने 2-3 एक्ट वगैरह पढ़ लिया और पेपर पास कर लिया, लॉ में 2-3 चीजें आपने पढ़ ली पेपर पास कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आपने लॉ के लिए पूरा आपको हम क्या करने जा रहे हैं, प्रिपेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के कानून का तो आपको पता है कि पाकिस्तान के कानून किस कदर कॉम्प्लेक्स है, मतलब किस कदर है, वो सब कानून बनाते हुए वो हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है ना। मसला सारा ये कानून, अभी मैं कल फाइनल के बच्चों को पढ़ा रहा था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा रहा था तो उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, एक्ट बनाया, AML एक्ट 2010 बनाया, सही। फिर उसने कहा कि भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो अपने कवानीन खुद बनाए, बैंक ऑफ इंडिया SECP कंपनीज के लिए अपने कवानीन खुद बनाए। अब वो कवानीन बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में एक डेफिनेशन थी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की, PEP, कि भाई जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होंगे ना तो उधर मनी लॉन्ड्रिंग के, तो उधर बताया होता है कि हु आर द पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। अब वो डेफिनेशन ऐसी करी उन्होंने कि वो एक लिमिटेड सेक्टर को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। वो आपको भी पता है वो नामालूम अफराद कौन है ना, जिनको उस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करना था। और आप सोच नहीं सकते उस डेफिनेशन का फिर जो बेड़ा गर्क हुआ है। क्यों बेड़ा गर्क हुआ? क्योंकि वो एक सर्टेन सेक्टर को आपने क्या रखना था, वो खुश रखना था, उसको लॉ के एम्बिट में आपने लेके नहीं आना था। तो जब आप एक वर्ड यूज करते थे तो वहां उधर फॉल करा था, उस वर्ड को वहां चेंज करा है, वहां चेंज। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो कमाने है ना, उसका यही हाल हो चुका है कि वो एक लॉ बनाते हुए 10 बंदों को खुश करना होता है, तो फिर वो आपको सोचना कि आपका कानून किस तरीके से होगा, सही है। सेम मसला हमारे पास कंपनी एक्ट में भी है। अब मसला सारा का सारा प्यारे बच्चों ये है, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, रीजन क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, इसका प्राइमरी रीजन ये है। मैं आपसे थोड़ा सा ऑडिट का बैकग्राउंड शेयर करता हूँ। जब मैं ऑडिट पढ़ाना स्टार्ट किया था 2017 में, तो उस वक्त परसेप्शन था कि जी अगर आप ऑडिट का पर्चा याद कर लेंगे तो पेपर पास। और अगर आपने वो ऑडिट वाली वीडियो देखी हो तो स्प्रिंग 2016 का आपने पेपर देखा होगा कि वो एक पेज के अंदर 50 मार्क्स होते थे, और कहाँ आप एक पेज पे 10-12 नंबर का हमारे पास सवाल आ रहा है, सही है। अभी तुमने ऑडिट किया था ना, तो वो फाइनल का एक सवाल जो उसने कैफ में पूछा था, टैक्स एविजन वाला, फ्रॉड वाला, तो वो फाइनल का सवाल उसने कैफ में एग्जामिन कर लिया। अभी भी अगर आप लॉ के पेपर में देखें तो वो फाइनल के सवाल को लेके आ रहा है। पढ़ाने का मेरा मकसद प्यारे बच्चों यहाँ पे ये होगा लॉ को, कि मैंने लॉ में ऑब्वियसली आपको रीडिंग वगैरह
नहीं करवानी, ठीक है, मतलब समझने के बाद रीडिंग्स करवानी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगा स्ट्रक्चर, कि हम जितना अच्छा लॉ को लिंक कर लेंगे, लॉ की लॉजिक समझ लेंगे और ड्राफ्टिंग के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। लाइक लास्ट बैच में मैंने फाइनल के जितने भी रेलिवेंट सवाल थे वो सारे के सारे कैट 7 के बच्चों को करवाए थे। तो उससे फायदा ये होगा कि जब आप फाइनल के सवाल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने चीजों को किस तरीके से लेके चलना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी लॉ से रिलेटेड हो तो बच्चों मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी लॉ से रिलेटेड हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी मेरे भाई। मतलब लॉ के कंपैरेटिवली हमें क्या एक्सटेंड करना है? डी लॉ के दिमाग में कोई लेवल का मतलब क्या है? लेवल के मुताबिक अगर ये आपको कैट 7 इसने रखा है तो उसका बी लॉ से, ग्रुप बी का सब्जेक्ट अगर इसने रखा है तो इसका मतलब इसका लेवल बहुत हाई होगा। बी लॉ आगे जाके फाइनल में नहीं जाता, तो ग्रुप ए में डन एंड डस्टेड, खत्म। सी लॉ आपको कॉर्पोरेट लॉ में भी जाते हो, फिर वो एमएसए 2 में भी जाके 15-20 मार्क्स का आ रहा होता है, तो ये डन एंड डस्टेड नहीं है। तभी यहाँ पे एक 100 नंबर की वेटेज रखी गई है। और इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली कैसे मैच कर रहा है वो तो फाइनल के इसके लेवल से मैच करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बच्चे को मैं फाइनल के सब्जेक्ट के लिए क्या कर सकूं, प्रिपेयर कर सकूं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपका बी लॉ पास हो गया था या बी लॉ में जो आपकी अप्रोच थी वो सी लॉ में भी होगी, नहीं होगी, बिकॉज सी फैप 2 का अगर आप रिजल्ट देखें बड़ा खराब आ रहा है। इसके अलावा कोई सवाल प्यारे बच्चों? पूरा 100% सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा जी। हाँ जी यार, मैं आपके सामने एक एग्जांपल करूं। मुझे मुझे रट्टा लगाना आता ही नहीं है। मतलब आप मुझसे कहोगे ना यार कि मुझे आप थोड़ा सा बता दें कि कैसे क्या कहते हैं रट्टा लगाते, तो मुझे मतलब मैं क्या सिखाऊं इस चीज के ऊपर यार कि रट्टा कैसे लगाना है। सही है, तो ना मैंने जिंदगी में कभी रट्टा लगाए, ना मुझे आता है, और ना मैं आपको ये मतलब अगर आप एक कॉस्ट बियर करके, टाइम बियर करके अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो मैं चीजें याद तो नहीं कराऊंगा ना आपको, मैं आपको चीजें मैं चीज समझ अच्छा समझाते हुए मैं आपसे कुछ बातें ऐसी कर लूंगा कि वो डेफिनेशन आपको या वो लॉ आपको जिंदगी भर याद है। ये मेरा एक कमाल है, इसमें मेरे ग्रिप है पिछले 13-15 साल से। ये मेरी आपके साथ कोशिश रहेगी। और मैं अभी तो खैर आज हम सिर्फ एक लॉ पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे जाके हम कानून पढ़ते रहेंगे तो हमें एक चीज मेरी गारंटी है आपको कि लॉ को पढ़ाऊंगा मैं इस तरीके से लॉजिकली कि आपको वो लॉ हमेशा 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 आसान रहेगा और याद रहेगा। मतलब आप लिखते हुए आपको एक बैक एंड पे एक चीज आएगी कि नहीं यार ये वर्ड लिखना है, ये वर्ड नहीं लिखना, इस सेक्शन के बाद ये सेक्शन लिखना है, इस सेक्शन के बाद ये सेक्शन लिखना है। ये मेरा मेरा वादा है आपसे इस चीज को। तभी इस वजह से ही मैं ये सब्जेक्ट, ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए आऊँ आपके पास, ना आप लोगों के पास इतना टाइम होगी, इसलिए तो ये चीज मेरी गारंटी है। इसके अलावा और कुछ बच्चों कोई सवाल दिल ताकि मैं स्टार्ट करें। बुक मैंने पिछले बैच में नहीं दी, जानी तैयारी से आता हूँ मैं, हल्का लिया हुआ है थोड़ा मुझे। हाँ ऐसा नहीं, बुक बिल्कुल रेडी है। तो लास्ट बुक के बारे में बता देता हूँ। हमारी एक तरफ स्टडी टैक्स है और एक तरफ कानून है। कानून क्या है? कंपनीज एक्ट है। स्टडी टैक्स में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, स्टडी टैक्स में इलस्ट्रेशन अच्छी है। सही है, तो अगर एक सेक्शन 12 अगर हम आज की क्लास में पढ़ने जाएंगे, सेक्शन 9 आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे, तो सेक्शन 9 जो कानून में लिखा हुआ है मैंने वो भी लिख दिया है, जो मैंने उसके नीचे वो भी लिख दिया है। स्टडी टैक्स की जो इलस्ट्रेशन है वो भी लिख दी है, और उस सेक्शन के जितने भी पास्ट पेपर के सवाल है वो भी सेक्शन 9 के नीचे आ रहा है। तो मैंने किताब इस तरीके से बनाती है। मैं स्टडी टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कानून पढ़ाऊंगा। आपकी आपकी ख्वाहिश है स्टेट टैक्स पढ़ने की, उसी चीज को स्टेट टैक्स से पढ़नी है, आप स्टेट टैक्स से उसको पढ़ सकते हैं। मैं कानून से क्यों पढ़ाऊंगा? बिकॉज जब कानून बनाया गया होगा तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, कोई ना कोई वर्ड या कॉमा या फुल स्टॉप या एंड या स्टैरिक कुछ लिखा होगा, तो इसके पीछे कोई ना कोई वो चीज, जब आप मुझसे कभी कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको सेक्शन से रेफर करके बता दूंगा कि सेक्शन में ये लिखा हुआ था या ये वर्ड लिखा हुआ था, इसके बेसिस पे मैं मेरा ये आंसर है और आपका भी ये आंसर होना चाहिए। तो मैं मतलब एक वर्ड होगा एनी अदर, नॉर्मली स्टेट टैक्स में इस वर्ड को उड़ा देते हैं। कौन सा वर्ड को? एनी अदर। या लॉ में एक वर्ड होगा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, या सब्जेक्ट टू सेक्शन दिस या सब्जेक्ट टू प्रोविजन दिस। तो स्टेट टैक्स में क्या मिलेगा आपको? स्टेट टैक्स में इन चीजों को उड़ा देंगे। सही है, तो आप सिर्फ पढ़ लोगे। मैंने अपनी किताब में उन सेक्शंस को रिमूव नहीं किया। क्यों? जब आप मुझसे जब कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको अपने सेक्शन में लेके जाके वो जो सेव एज अदरवाइज
प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, वो सारी चीज सब्जेक्ट टू प्रोविजन टू लिखा हुआ है, वो आपको तब समझ में आएगा कि लॉ में ये चीजें क्यों लिख, जब आपको समझ आ जाएगा आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आप स्टार्ट ही लॉ इस तरीके से करोगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दिस या सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, इसके अलावा कोई सवाल जल्दी से बच्चों? डन है यहाँ पे? स्टार्ट करें हम। तो अभी हमने करना क्या है? अभी हमने कुछ नहीं करना। अभी हमने सुकून से अगले 15-20 मिनट बैठ के एक कंपनी की साइकिल समझनी है। साइकिल समझ आ जाएगी, हमें कानून समझ में आने लग जाएंगे, कानून समझ में आने लग जाएगा, हमें सिलेबस समझ में आने लग जाएगा, सिलेबस समझ में आने लग जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारे पास कंपनीज एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस हैं और किस वजह से, और पूरे सिलेबस को हम 2 वर्ड में तोड़ देंगे। मेमोरेंडम का कुछ आइडिया है? मेमोरेंडम का वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने कभी बच्चों? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये ग्रुप ए वगैरह में या पीआरसी वगैरह में ये वर्ड्स आईटीबी वगैरह में पढ़ाया करते थे आपको, सही है? तो वर्ड पढ़ा हुआ होगा आपने किसी जमाने में, है ये लॉ का वर्ड, कैसे निकला वर्ड, क्या निकला, ये अभी थोड़ी देर में आपसे बैठ के समझ में आ जाएगा। देखिए मेरी बात सुनो और बिल्कुल रेडी रहना है बच्चों। ये 15-20 मिनट कोई टेक्निकल बात नहीं होने जा रही, सिर्फ और सिर्फ बैठ कर हमने 2 बोर्ड भरने, 2 बोर्ड भर के दिख जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। आज पहली क्लास में इंशाल्लाह समझ आ जाएगा हमारा लॉ है क्या, और ये क्यों कंपनीज एक्ट इतना बड़ा हमारे पास हमारे सिलेबस का पार्ट बन गया। सबसे पहली चीज क्या है? कंपनी, सही है? सबसे पहली चीज क्या है? कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? विच इज फॉर्म एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, मैं आपसे एक बात कह दूं, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हमने सिर्फ 2 वर्ड्स पढ़ने हैं। कौन सा? फॉर्म एंड, और ये 2 वर्ड्स हमने शायद 10-15 क्लासेस तक पढ़ना है। बात समझ आती है आपके? हमने कौन से 2 वर्ड पढ़ने हैं? फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। और ये कंपनी की डेफिनेशन क्या है? आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस कंपनी है? क्यों? हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमने ना कभी एससीसीपी को मुंह लगाया, ना रजिस्ट्रार को मुंह लगाया, ना हम वहां पे गए कि हम एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस इज नॉट अ कंपनी। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। ये मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। तो ये जो 2 वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड, ये कंपनी में पहली डेफिनेशन लेट से, वैसे तो असेंडिंग ऑर्डर में तो ए से कोई डेफिनेशन आ गई, बी से बॉडी कॉर्पोरेट आ रही होगी, बट पहली डेफिनेशन लॉजिकली पढ़नी चाहिए वो कौन सी है? वो कंपनी की है। कंपनी का मतलब है फॉर्म एंड। हमारी अगली जो 8 से 10 क्लासेस होंगी वो सिर्फ इस 2 वर्ड्स के ऊपर होंगी। क्या? फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। और जहां हमारी 10 क्लासेस होंगी तब जाके हमें ये 2 वर्ड समझ आ जाएंगे, कौन से? फॉर्म एंड। और इन 2 वर्ड्स की वजह से 44 सेक्शन है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, हमें वो समझ आ जाएंगे। वो 44 सेक्शन जो आपकी ग्रेड ए बनाता है, वो ग्रेड ए हमारी समझ में आ जाएगा। ग्रेड ए की 25 से 30 मार्क्स वेटेज है। तो अगली 10 क्लासेस किस पे लगेगी हमारी? 2 वर्ड्स के ऊपर। किस पे? कंपनी को फॉर्म करना और कंपनी को रजिस्टर करना। मैं आपको सिखाऊंगा एक चीज कि जब लॉ बनता किस तरीके से, एक डेफिनेशन बनी तो डेफिनेशन में जो वर्ड यूज किया गया वो वर्ड क्यों यूज किया गया, उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक मजीद सेक्शन बना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहली चीज अगर आपने कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने के लिए एक शेयर होल्डर, देखिए अगेन कभी भी शेयर होल्डर का वर्ड यूज नहीं करना। अब देखिए मैं आपको लॉजिकली जब एक्सप्लेन करूंगा ना मेरे भाई, तो आप कभी भी पेपर में भर नहीं पाएंगे। वाई वी कांट यूज द वर्ड शेयर होल्डर? shareholder is defined in Companies Act 2017। कंपनीज एक्ट 2017 अप्लाई होता है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस कंपनी है ही नहीं तो मैं और एमक्यू अपने आप को शेयर होल्डर नहीं कह सकते। तो मैं और एमक्यू अपने आप को क्या कह रहे होंगे? एक पर्सन कह रहे होंगे। जी मैं एक पर्सन हूं और मैं किसी डिपार्टमेंट में जाऊंगा, किसी रेगुलेटर के पास जाऊंगा और वहां पे अपनी एक एसोसिएशन को या एंटिटी को या लीगल पर्सन को क्या करवाने जाऊंगा? रजिस्टर्ड करवाने जाऊंगा। क्या यहां तक बात आपके समझ आती है? तो कभी भी इस बंदे को आपने शेयर होल्डर से मुखातिब नहीं करना है। क्यों? शेयर होल्डर की डेफिनेशन कहां डिफाइंड है? कंपनी। और किसके ऊपर अप्लाई होता है? अभी तो कंपनी बनी नहीं है, तो कंपनी बनाने जा रहे हैं आप। इस तरीके से अगर हम चीजें पढ़ेंगे तो थोड़ा सा, और एक सेक्शन में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा। अच्छा, जो कि एमसीक्यू से बड़ा हेल्प करेगा। सही है? तो ये कोई बंदा है, इस बंदे को मैं पर्सन का नाम दे देता हूं फिलहाल। सही है? अगर इस बंदे ने एक कंपनी बनानी है, अगर इस बंदे ने एक कंपनी
बनानी। तो जब कंपनी बनानी होगी तो इसने किसी जगह किसी के पास जाना होगा। तो जो कानून बनाया है, तो कानून जब बना होगा तो उसका एक रेगुलेटर भी होगा, सही है। हमारे यहाँ उस रेगुलेटर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सही है। और उसने, कंपनी तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी बन सकती है, तो उसने डिफरेंट पाकिस्तान में एक, इस तरह टैक्स आपने पढ़ा होगा तो एक डिपार्टमेंट होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन फिर सिंध में उसने एक और बना दिया होगा डिपार्टमेंट, SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड पे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के डिफरेंट जगह पे ऑफिसेज होंगे। एक IIA चंडीगढ़, तो अगर आपका टैक्स का मसला आ रहा है, फला ऑफिस में चले जाएं, फला ऑफिस में चले जाएं, फला कमिश्नर के पास चले जाएं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर प्यारे बच्चों इस बंदे ने एक कंपनी बनानी है, तो इसका मतलब है इसने किसी के पास जाना होगा, सही है। इसने किसी डिपार्टमेंट में या किसी कंपनी का, वो डिपार्टमेंट क्या है हमारी आज की क्लास का एजेंडा नहीं है, उसने इसके पास जाना होगा, ठीक है। जब वो इसके पास जाएगा, जब वो इसके पास जाएगा, तो क्या इसके अपने नाम की कोई हैसियत है? नहीं। किसके नाम की हैसियत है? कंपनी। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है वो कंपनी का एक नाम बताएगा, कंपनी का एक नाम बताएगा, कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताएगा, भाई हम ये बिजनेस करने चाह रहे हैं, ये हमारी कंपनी का नाम है, सही है। एक एड्रेस देगा ताकि अगर इस डिपार्टमेंट ने इससे कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो वो इससे कम्युनिकेशन कर सकेगा। भाई ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, फला डॉक्यूमेंट सही नहीं है, फला डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, तो मतलब ये बंदा जब एक कंपनी बनाने जा रहा हो तो कंपनी का कोई ना कोई नाम होना चाहिए, कंपनी का कोई ना कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और कंपनी का कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, ये चीजें लेके ये एक डिपार्टमेंट तक पहुंचेगा, और डिपार्टमेंट अगर चाहे तो इस कंपनी को क्या कर देगा? रजिस्टर्ड कर देगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, अब कंपनी क्या हो चुकी है? अब कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसका मतलब है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में अभी कंपनी है। क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट ने लाजमी आपको कोई कानून बताए होंगे कि नाम के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होंगे, आप ये नाम रख सकते हो, ये नाम नहीं रख सकते। बिजनेस ये हलाल बिजनेस कर सकते हो, ये हराम बिजनेस नहीं कर सकते। एड्रेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। ये सारी बातें उसने आपको कानून में बताई होंगी प्यारे बच्चों। के यहां तक बात समझ आता है? ये प्यारे बच्चों हमारे पास एक स्टेप है कि मैं गया हूँ रजिस्ट्रार के पास, गया हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गया हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं वो नहीं बता रहा अभी। कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गया हूँ, कुछ चीजें लेके गया हूँ, और एक कंपनी को रजिस्टर कराने की कोशिश कर। कंपनी क्या हो चुकी है? अब रजिस्टर। अब जब कंपनी बन चुकी है प्यारे बच्चों, तो कंपनी को कोई ना कोई नाम हो गया, बिजनेस हो गया। अब कंपनी को कोई ना कोई चलाएगा, कंपनी को कोई ना कोई चलाएगा। कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन चलाएगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो कुछ लोग हैं जो कि कंपनी को चलाएंगे। कौन चलाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भाई सुनिएगा, डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? डायरेक्टर्स कौन बन सकता है? डायरेक्टर लेट से एक 16 साल का लौंडा डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का। एक बैंक बंदा डायरेक्टर बन सकता है। एक पागल बंदा डायरेक्टर। तो भाई कोई डायरेक्टर को कोई क्राइटेरिया बताएंगे डायरेक्टर कौन? अच्छा, डायरेक्टर कब बनेगा? है डायरेक्टर कब बनेगा? डायरेक्टर कैसे बनेगा? ये सुनिएगा मेरी बात को, डायरेक्टर कैसे बनेगा, सही है। डायरेक्टर कितने टाइम के लिए बनेगा? डायरेक्टर के रोल्स एंड, नहीं, डायरेक्टर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? डायरेक्टर के पास क्या क्या पावर्स मौजूद है? डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज है? भाई जब डायरेक्टर का एक वर्ड आया तो फिर कानून आपको बताएगा कि भाई इस कंपनी में इतने डायरेक्टर तो होने चाहिए, सही है। और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के तरीकेकार ये है, जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो इतने साल तक डायरेक्टर रहेगा। ये बंदे डायरेक्टर बन सकते हैं, ये बंदे डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर कोई डायरेक्टर मर गया तो जो जगह खाली पड़ी हुई है उसको उसको कैसे पुर करेंगे? तो इसका मतलब है ये कानून आपको बताए गए होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
एक बंदे को अपॉइंट करेंगे, ये साइकिल समझने की कोशिश करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाला कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको अपॉइंट करेगा? सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। अगेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हो सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैसे अपॉइंट होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितने टाइम के लिए अपॉइंट होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? क्या डायरेक्टर को कल को आपने अपॉइंट कर लिया तो क्या डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं? जब अपॉइंट करने वाला शेयर होल्डर, तो इसी तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव को भी क्या रिमूव किया जा सकता है? अगर रिमूव किया जा सकता है तो उसका तरीकाकार क्या होगा? क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर हम सारे यहाँ पे? बिल्कुल थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, सही है। कंपनी बनी, अब आप सोचें पब्लिक लिस्टेड कंपनी का तो पता होगा ना थोड़ा बहुत। तो लिस्टेड कंपनी में तो 10 लाख शेयर होल्डर होते हैं। क्या 10 लाख शेयर होल्डर कंपनी चलाएंगे? नहीं, 10 चलाएंगे जबरदस्त। कौन चलाएगी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ को अपॉइंट करेगा। अच्छा, ये सीईओ भी हो गया। इसका मतलब ये है, ये लोग पूरे साल बैठ के क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पूरे साल बैठ के क्या करेंगे? ये काम करेंगे। सुनते रहेगा, पूरे साल बैठ के क्या करेंगे? ये काम करेंगे। जब ये पूरे साल बैठ के काम करेंगे, क्या ये शेयर होल्डर डेली बेसिस पे कंपनी में आ रहा होगा? क्या 10 लाख शेयर होल्डर यूनिलीवर के हेड ऑफिस में आ रहे होंगे? क्या पीएनजी के हेड ऑफिस नहीं आ सकते? तो उसका मतलब है यार कोई तरीकेकार बनाना पड़ेगा कि हम साल के एंड में इनको एक ही बार मुंह लगाएं, और वो जिस मकसद के लिए आना चाह रहे हैं वो मकसद उस मीटिंग में हम पूरा करें, ताकि अच्छा। तो इसका मतलब है कंपनी ने पूरा साल चली होगी, पूरा साल बिजनेस किया होगा, सही है। क्या होगा? क्या होगा? तो जब शेयर होल्डर को बुलाना है तो ऐसे ही बुला यार रात में आ जा, चाय के लिए आ जा, नहीं, एक फॉर्मल। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, मेरे पास अगली चीज क्या होगी? मेरे पास अगली चीज क्या होगी प्यारे बच्चों? मीटिंग्स। इसका मतलब है मीटिंग्स कितनी होंगी? मीटिंग्स कब होंगी? मीटिंग्स के कुछ कानून होंगे, कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, मेरे भाई आप जवाब दोगे। एक कंपनी है, उसके 4 मेंबर्स हैं। एक कंपनी है, उसके 4 शेयर होल्डर्स हैं, सही है। अच्छा, अगर एक कंपनी के 4 शेयर होल्डर है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। डिस्कस ये करना है कि क्या कंपनी का नाम चेंज होना चाहिए। लाइक हैस्कॉल बदनाम है ना? अच्छा, हैस्कॉल बदनाम है? नहीं पता? हैस्कॉल का पता है ना, नाम चेंज कर लिया उन्होंने। हैस्कॉल का नाम चेंज हो गया। बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अगर कल को कंपनी ने अपना नाम चेंज करना हो या बिजनेस चेंज करना हो, तो वो क्या करेगी? शेयर होल्डर को बुलाएगी। अच्छा, 4 शेयर होल्डर है। ए कहता है नाम चेंज कर दो, बी कहता है नाम चेंज कर दो, सी कहता है नाम चेंज कर दो, डी कहता है नाम चेंज नहीं करो। हाँ जी, नाम चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? येलो टी शर्ट सबकी सबकी अप्रूवल नहीं है, मेजॉरिटी की अप्रूवल है। तो भाई नाम तो चेंज नहीं, नाम चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? ए के पास 1 शेयर है, बी के पास 1 शेयर है, सी के पास 1 शेयर है, डी के पास 10 शेयर है। तो इट मींस आउट ऑफ 14 शेयर्स या 13 शेयर्स, 10 शेयर इस चीज में जा रहे हैं कि भाई उसका नाम चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, सही है। तो इसका मतलब है मीटिंग भी जब होगी तो उसके रूल्स एंड प्रोसीजर क्या होंगे भाई? वोटिंग राइट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, मीटिंग कब स्टार्ट होगी, मीटिंग कब एंड होगी। तो ये कुछ बातें हमारे पास है। अच्छा, मैं सिर्फ आपको एक साइकिल बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मुझे एक बात बताया, 1 जनवरी 2022 को कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हो गई है, पूरा साल गुजर चुका है, सही है। शेयर होल्डर की एक मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। क्या दिखाऊंगा मीटिंग में उसको? क्या दिखाऊंगा? फाइनेंशियल। भाई पूरे साल हमने करा, तो ये आपने पैसा दिया था, इसमें से इतना रेवेन्यू आया, इतना प्रॉफिट आया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसका मतलब है एक अदर क्या बनेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। इट मींस, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, जो मीटिंग होगी इसका एक एजेंडा क्या होगा? जल्दी से बता दें, इसका एक एजेंडा क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
बच्चों डन है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड होते हैं क्या? तो इसका मतलब है मीटिंग में मुझे ऑडिटर भी अपॉइंट करवाना। ऑडिटर कौन अपॉइंट करवाएगा? पिछली क्लास में पढ़ा, तो मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, तो शेयर होल्डर मीटिंग जब करेंगे तो वो, अच्छा इसका मतलब है इसमें ऑडिटर की भी अपॉइंटमेंट होगी। तीसरी चीज, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तीसरी चीज क्या होगी? जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त मेरे बच्चों, डिविडेंड। और चौथी चीज, ये डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया था? अब शेयर होल्डर वापस से बैठे हैं, तो इसका मतलब एक और एजेंडा भी होना चाहिए। कौन सा एजेंडा होना चाहिए? इलेक्शन ऑफ, नहीं शेयर होल्डर इलेक्ट थोड़ी होता है यार, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। सही है, शेयर होल्डर इलेक्ट थोड़ी होता है, तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मेरी बात सुनिएगा, आपको नहीं लगता ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये किसी न किसी बेसिस पर प्रिपेयर होते होंगे? IFRS। तो आपको नहीं लगता कंपनीज एक्ट में कोई ना कोई कानून मौजूद होगा जो कि बताता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए, कितने साल के बनने चाहिए? तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो एक सेक्शन है उसका नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब लॉ कहता है कि मीटिंग में FS प्रेजेंट होंगे तो FS बनने की शक्ल क्या होगी? तो इसका मतलब एक और कानून बनाया गया होगा, किस चीज का? बुक्स ऑफ अकाउंट का। मीटिंग में क्या देना चाहिए? डिविडेंड। तो एक और कानून बना होगा किससे रिलेटेड? डिविडेंड से रिलेटेड। क्या यहाँ तक बात समझ रहे थे? फॉर डिविडेंड का मतलब आप कितना डिविडेंड दे सकते हो, कितना डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो कितने दिन में पे करना पड़ेगा, कितने दिन में पे नहीं करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आ रहा होगा? सुनिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे होने चाहिए? कंपनीज एक्ट कहता है ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। कंपनीज एक्ट कहता है ट्रू एंड फेयर। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाई है कितने साल तक बनाने है जी? कितने साल तक बनाना? उसने कहा पिछले 10 साल तक आपने अपने पास रिटेन रखने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या यहाँ तक बात समझ? क्या इस बुक्स ऑफ अकाउंट पे कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है? इसके ऊपर कुछ सेक्शन होंगे। ये जो डिविडेंड है ये कौन अप्रूव करेगा? ये डिविडेंड कौन अप्रूव करेगा? डिविडेंड कितना दे सकते हैं? डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो गया तो आपने कब तक इस डिविडेंड को आपने पे करना है? डिविडेंड पे कर भी सकते हैं। एक कंपनी लॉसेस में है, क्या वो डिविडेंड पे कर सकती है? एक कंपनी लॉसेस में है, क्या वो डिविडेंड पे कर सकती है? एक सवाल है, इलस्ट्रेशन इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। एक कंपनी प्रॉफिट में है साथ, लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसके, क्या डिविडेंड पे कर सकती है या डिविडेंड पे नहीं कर सकती? डिविडेंड, अच्छा अब मेरी बात सुने, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बोर्ड भी अप्रूव करता था। IAS 10 में आपने पढ़ा होगा, ऑडिट में हम पढ़ते हैं, फाइनेंशियल में कौन अप्रूव करता है? तो इसका मतलब है ये जो डायरेक्टर्स के सेक्शन है तो इसमें तो एक और सेक्शन भी होगा, एक और मीटिंग्स भी होंगी, लेकिन वो मीटिंग्स किसकी होंगी? डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होंगी। वो मीटिंग किसकी होगी? वो डायरेक्टर्स। भाई डायरेक्टर पहले रिकमेंड करेगा ना कि ऑडिटर ये होना चाहिए, तो शेयर होल्डर अप्रूव करेगा। डायरेक्टर ये डिक्लेयर करेगा ना मीटिंग में कि भाई हम इतना डिविडेंड देने का सोच रहे हैं, तो शेयर होल्डर मीटिंग में जाकर उसको क्या करेगा? उसको अप्रूव करेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे पास कुछ ये सेक्शंस आ गए। मैंने पूरा साल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे लोन चाहिए होगा तो मैं अपनी कोई ना कोई चीज गिरवी रखा हूं, तो इसका मतलब है मेरे पास एक चीज है जिसका नाम क्या है? मॉर्गेज। सही है। और जब मेरे पास पैसा आया होगा तो उसको मैंने कहीं ना कहीं जगह इन्वेस्ट किया होगा। सुनिएगा मेरी बात को, तो हमारे पास एक छोटा सा सेक्शन है मॉर्गेज एंड इन्वेस्टमेंट। और प्यारे बच्चों, फाइनली 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 कंपनी क्या हो जाएगी आपकी? फाइनली कंपनी आपकी क्या हो जाएगी? वाइंड अप हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रही है। सही है, कंपनी बन गई, डायरेक्टर्स आए, डायरेक्टर्स के सारे सेक्शंस, डायरेक्टर ने किसको अपॉइंट किया? उसका सेक्शन। डायरेक्टरशिप में पूरे साल इन्होंने मेहनत करी, काम करा, किसको दिखानी है? शेयर होल्डर की मीटिंग्स होंगी, मीटिंग्स के सारे सेक्शंस। मीटिंग्स में क्या चीजें डिस्कस हो रही होंगी? ये चार चीजें तो लाजमी 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 डिस्कस कर रही होंगी। तो इन चारों चीजों के ऊपर कानून है। जब AGM के सेक्शन में ये लिख दिया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट
वन ऑफ द एजेंडा इज टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए, कौन ऑडिटर होगा, उसका सेक्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, ऑडिटेड। तो ऑडिटर कौन होगा, मैं और आप ऑडिटर हो सकते हैं, नहीं मैं और आप ऑडिटर, तो ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर कौन होगा, शेयर होल्डर नहीं भाई, आई कैप का कोई मेंबर होगा। तो ऑडिटर का कोई क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन होगा। सही है। अगर डिविडेंड देना है, अगर एजेंडा है डिविडेंड, तो आपको नहीं लगता कि आगे कोई कानून होगा जिसने बताया होगा किसके बारे में, डिविडेंड के बारे में। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आ रही है। अगर लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कौन अप्रूव करेगा, पहले फाइनेंशियल को कौन अप्रूव करता है, तो आपको नहीं लगता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर या ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक लाइन लिखी हुई होगी कि भाई टू अप्रूव दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रूव का मतलब है कोई ना कोई साइन करेगा। तो 7 डायरेक्टर है, तो 7 में से कितने लोग साइन करेंगे, कितने लोग साइन नहीं करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। आपकी बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों, क्लियर है हम सारे यहाँ पे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आईटीबी वगैरह में पढ़ा हुआ है। ऑडिट का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझने में 6-7 दिन लग जाता है, सही है, बिकॉज ऑडिट पढ़ा ही नहीं होता। बट ये जो वर्ड्स है हमारे डायरेक्टर ये फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। हमारा जो पूरा कैफ का सिलेबस है, जो पूरा कैफ का सिलेबस है वो 7 ग्रेड में टूटा, 5 ग्रेड में टूटा है। पहला इनकॉर्पोरेट कंपनी को क्या करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है। दूसरा डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड, जब पूरे साल काम करेंगे ये लोग तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड, चौथी चीज मॉर्गेज एंड इन्वेस्टमेंट। और 5वीं कंपनी क्या होने जा रही है, वाइंड अप। ये हमारी एक कंपनी की 5 साइकिल होती है, यही 5 ग्रेड हमारे सिलेबस का पार्ट है प्यारे बच्चों के। यहाँ तक बात समझती है। मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, ये पूरा सिलेबस है हमारा, ये पूरा मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, उसको जल्दी से नोट कर, फिर एक जबरदस्त चीज सीखता है। यार कंप्लीट 100% मैं पढ़ाऊंगा भाई। यार सी लो का पासिंग परसेंट मैंने एक वीडियो बनाई है, वो लाजमी देख लीजिएगा बच्चों। पहली अटेम्प्ट में 22 था और उसके अगले अटेम्प्ट में 32 तक गया था। 24 से 32 पे गया था, 22 से 34 पे गया था। तो इसका रिजल्ट 2 जो हमारे पास न्यूज की आई है, तो अब तक 2 ही अटेम्प्ट हो चुके हैं जिसमें कंपनी लोग 100% पेपर आ रहा है। तो इसमें एक अटेम्प्ट में शायद 22-24% रिजल्ट आया और एक अटेम्प्ट में 32% रिजल्ट आया। दोनों अटेम्प्ट में FR2 से खराब, ऑडिट से खराब रिजल्ट आया इस सब्जेक्ट का। तब एक सवाल था लास्ट अटेम्प्ट में आया था कंसोलिडेशन का, सिर्फ ये एस्टेब्लिश करना था कि कौन सी कंपनी होल्डिंग है और कौन सी कंपनी
सब्सिडरी है। इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए कैलकुलेटर यूज हो रहे थे पेपर में, जो बच्चे कैलकुलेटर लेके नहीं गए थे, 12-15 नंबर का सवाल आया था वो। तो इतना सिनेरियो बेस्ड पहले क्या था, तो होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन पूछता था। अब उसने एक सिनेरियो आपसे पूछा, उसने कहा बताएं कौन सी कंपनी होल्डिंग है, कौन सी कंपनी सब्सिडी है। तो वो इस तरीके से पेपर की तरफ थोड़ा जा रहा है। ये तभी एक इंटरेस्ट है मेरा इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ाने का। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? चलिए जी, मेरी बात सुने आप बच्चों, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात सुनो। पहली चीज, आपने कंपनी क्या करनी है, सुनिए सुनिए, कंपनी क्या करनी है, तो सर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो इसमें कितने सेक्शंस आ गए सर? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के 44 सेक्शंस है सर। आप समझ नहीं रहे, कंपनी जब आप इन, तो 44 सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है? कंपनी फॉर्म एंड, तो जब हम ये दो वर्ड पढ़ेंगे, कंपनी फॉर्म एंड कंपनी, ये लिखा हुआ नहीं है कि इस तरीके से, लेकिन जब हम सेक्शंस को लिंक करेंगे तो हमें समझ आएगा कंपनी फॉर्म करने हैं और कंपनी रजिस्टर करते हुए जब आप कंपनी को फॉर्म करने से करने जा रहे होंगे, एक चीज समझ में आ जाएगी कि 44 सेक्शन किस तरीके से बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे भाई सुनता रहना, क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेम। तो आपको क्या लगता है, नेम से रिलेटेड एक ही सेक्शन? नहीं, कितने सेक्शन होंगे? कैसे भाई? ये नाम रख सकते हो, ये नाम नहीं रख सकते। ये नाम आप रखने जा रहे हैं तो नाम पहले आपने बुक करवाना पड़ेगा। किसके पास बुक करवाना पड़ेगा? क्यों? कल को वो भी ये नाम रखने साथ सकते हैं, सही है? तो आपको नाम क्या करवाना पड़ेगा? कल को आपको इस नाम में मजा नहीं आ रहा तो नाम को क्या करवाना पड़ेगा? चेंज करवाना पड़ेगा। तो नाम से रिलेटेड 3-4 सेक्शन। सेम सेक्शन, आप कंपनी, भाई मुझे शराब की कंपनी बनानी है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेरा क्या है, या मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है लेट्स से, तो इसका मतलब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का कोई सेक्शन होगा, सही है? और कल को आपको इस बिजनेस में मजा नहीं आ रहा, आप बिजनेस क्या करने जाओगे? चेंज करने जाओगे, इसका एक सेक्शन आना होगा। इसी तरीके से एक एड्रेस होगा, कल को इस एड्रेस में मजा नहीं आ रहा, कल को आपने एड्रेस, मेरी बात समझिएगा, सही है? अच्छा, तो इसमें कितने सेक्शन है प्यारे बच्चे? कितनी बेटे? 15 से। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है? उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो फिर डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और मीटिंग्स। कितने सेक्शंस समझ आ रहे हैं? कितने, कौन, कैसे, कब, मीटिंग्स, पावर, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेम चीज चीफ एग्जीक्यूटिव में, सेम चीज मीटिंग, मीटिंग के कानून। मुझे अभी एग्जांपल लिखी थी ABCD वाली, तो भाई मीटिंग के कानून क्या होंगे, सही है? जितनी भी चीजें प्यारे बच्चों, इसके कितने सेक्शंस बनते हैं हमारे पास, और इसकी वेटेज कितनी है हमारे पास? 20 से 30 मार्क्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, कितने सेक्शन? 14 सेक्शन, वेटेज 15 से 20 मार्क्स। कितने सेक्शन? 14 सेक्शन। आसान सेक्शन, लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे बननी चाहिए, IFRS के हिसाब से बननी चाहिए। 10 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने रिटेन वगैरह करनी है पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। ये सारे सेक्शन डायरेक्टर का राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है। अच्छा, कितने सेक्शन? 15 से 20 मार्क्स। मॉर्गेज एंड इन्वेस्टमेंट, कितने सेक्शन थे इसमें भी कमी सेक्शन था, 19 सेक्शन। कितने सेक्शन है बच्चों? सिर्फ 19 सेक्शन मॉर्गेज और इन्वेस्टमेंट के, लेकिन कितने? 20 से 25 मार्क्स। और आखिरी वाइंडिंग अप, कितने सेक्शन? 12 सेक्शन, कितने मार्क्स वेटेज? 15। तो इसका मतलब है 12 और 19 कितने हो गए? 31 और 14 45। अगर मैं सिर्फ इन 3 ग्रेड्स को देखूं तो मुझे 45 सेक्शंस करना है, यही बनता है यार, इतना ही बनता है 45। तो अगर मैं ये 45 सेक्शंस कर लूं तो मेरी कितनी वेटेज हो रही है? 15 से 20, 20 से 25 और 15 से 20, कितनी वेटेज हो रही है? 50 से 60 मार्क्स तक की वेटेज हो रही है। कितने सेक्शंस में? 45 सेक्शंस में मेरे पास से 50 से 60 मार्क्स तक की वेटेज हो रही है। और रिमेनिंग कितने बचे? 63 और 44 को 105 सेक्शन के करीब। तो 105 सेक्शंस की वेटेज मेरी कितनी बन रही है प्यारे बच्चों? 40 से 50 मार्क्स। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। ये क्या है? ये क्या है? ये धोखा है।
ये खुदा का वास्ता, ये समझने की कोशिश करेगा ये क्या है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ जानी ये और ये पढ़ते हैं, रमजान में खत्म करते हैं, 50-60 मार्क्स हो गए और पेपर तो पेपर पास हो जाएगा। आप ये 3 ग्रेड्स कर लो, मैं ये 3 ग्रेड्स आपको कराता हूँ, मैं एमसीक्यूज दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं आपके साथ धोखा करूंगा। मेरी बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये खुदा का वास्ता है। आप पढ़े ना पढ़े लेकिन एटलीस्ट इन जाल में ना फंसिएगा। मेरी बात समझ आ रही है। अगर वाइंडिंग अप है, मेरा आखिरी टॉपिक अपनी क्लास का वाइंडिंग अप ही होगा। अगर इनकॉर्पोरेशन है, कितने नंबर वेटेज है? 15 से 20 मार्क्स। मैं अगली 10 से 12 क्लासेस सिर्फ इन 2 वर्ड्स पे लगाऊंगा, फॉर्म एंड रजिस्टर। अगर उसके बाद मैं आपको मीटिंग्स डायरेक्टर के सेक्शन पढ़ाऊंगा और हमारे 3-4 महीने गुजर जाएंगे और हम यही पढ़ रहे होंगे, तो हमने पढ़ा, तैयारी कितने मार्क्स की होगी? 40-50 मार्क्स की तैयारी, क्योंकि हमारे 2-3 महीने गुजर जाएंगे और उसके 1 महीने बाद हमारा रिमेनिंग 50 मार्क्स तक का। द पॉइंट इज, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन का नहीं पता, बाइंडिंग अप कैसे पढ़ेंगे हम? जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन का आपको नहीं पता, जब उसकी लॉजिक आपके समझ में नहीं आए, आप कभी भी मीटिंग डायरेक्टर के सेक्शन नहीं पढ़ सकते। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का आपको नहीं पता, तो ये मॉर्गेज और इन्वेस्टमेंट आप नहीं पढ़ सकते। ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत, हाँ उर्दू में अगर ट्रांसलेट करना तो फिर तो मसला नहीं है, पहले कंपनी वाइंड अप करते हैं फिर कंपनी बना लेंगे। तो अगर उर्दू में ट्रांसलेट ही करना है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सुन ले मेरी बात, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखा है क्या? अगर आपने कंपनी वाइंड अप भी करनी है ना, तो वाइंडिंग अप का डिसीजन लिया पे कहां जाएगा? कोई ना कोई मीटिंग के सेक्शन से लिंक होकर आंसर होता है। ये खुदा का वास्ता है, मेरी बात सुन। अगर कंपनी वाइंड अप भी करनी होगी तो पहले कंपनी, जब मीटिंग बुलानी पड़ेगी तो मीटिंग बुलाएगा कौन? नहीं, शेयरहोल्डर कभी मीटिंग नहीं, कौन बुलाएगा? तो डायरेक्टर ने पहले खुद बैठना पड़ेगा। डायरेक्टर ने पहले खुद बैठना पड़ेगा इन ऑर्डर टू असेस क्या कंपनी बंद करनी भी है या फिर नहीं करनी। और अगर कंपनी बंद करनी है तो डायरेक्टर बोलेगा हम रिजॉल्व करते हैं कि कंपनी बंद करते हैं, और शेयर होल्डर को बुलाते हैं और शेयर होल्डर से पूछते हैं। जब शेयर होल्डर आके बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? वो मीटिंग में। तो जो मीटिंग के कानून आपने यहाँ लिखे हुए हैं, वो कानून वाइंडिंग अप की मीटिंग में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ICAP ये हरकत कर रहा है आपके साथ कि सवाल में बड़ा बड़ा वाइंडिंग अप लिखेगा, आंसर वाइंडिंग अप से नहीं होगा। आंसर कहां से होगा? मीटिंग्स और डायरेक्टर से होगा। बच्चों प्लीज थोड़ा समझने कोई आंसर वाइंडिंग अप वो वाइंडिंग अप में क्या बताएगा? आप सोचे ना यार, कंपनी वाइंड अप करनी है नहीं करनी, तो मीटिंग बुलाएं, शेयरहोल्डर से पूछे, रेजोल्यूशन पास करवाएं। तो उसका मतलब वो सवाल लिंक होकर कहां जा रहा होगा? वो मीटिंग। तो सवाल कैसा बनाएगा? सवाल ऐसा बनाएगा, मीटिंग का टाइम 11 बजे था, वाइंडिंग अप की मीटिंग कॉल करी, 11 बजे था, 11:15 तक कोई आया ही नहीं। तो इसका आंसर वाइंडिंग अप से नहीं है, इसका आंसर मीटिंग के कानून से है कि अगर आधे पौने घंटे तक मेंबर सारे मौजूद नहीं हुए, या कितने मेंबर मौजूद होने चाहिए या कितने मेंबर मौजूद नहीं होने चाहिए। कौन सा वर्ड की बात कर रहा हूं मैं? कोरम ऑफ मीटिंग। तो डायरेक्टर की मीटिंग का भी कोरम होगा, उसकी मीटिंग का भी कोरम होगा। तो फेस में अच्छा, अगला चीज, डायरेक्टर्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन कहाँ होंगे डायरेक्टर्स के? मीटिंग में। तो आप डायरेक्टर के इलेक्शन होने जा रहे हैं मीटिंग में, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके अंदर 2 ग्रेड्स मौजूद है, एक डायरेक्टर, दूसरा एक इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, एक इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कैसे इलेक्ट होगा? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर इलेक्ट करना है, कहां पे हो रहा होगा? मीटिंग्स में हो रहा होगा। दोनों सेक्शन, दोनों ग्रेड मिलकर आपसे सवाल पूछ लेते हैं। डायरेक्टर को रिमूव करना है, कौन रिमूव करेगा? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर रिमूव करेगा तो शेयर होल्डर कब मिलता है? मीटिंग्स में। तो मीटिंग्स का एजेंडा ये है कि डायरेक्टर को रिमूव करना, तो डायरेक्टर का सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा। और मेरे भाई, मैं आपको यूं समझाने की और यूं पढ़ाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा और चीजों को लिंक करूंगा, अभी अभी मैं आपसे कुछ एक बिल्कुल बेसिक बात करूंगा ना, बिल्कुल बेसिक बात, आपको मैं आधा लॉ पढ़ा सकता हूँ। एक बिल्कुल बेसिक बात से मैं आपको आधा लॉ पढ़ा सकता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी बन गई, ये कौन है? नहीं, कंपनी बन गई, जबरदस्त। ये कौन है? तो इसका मतलब है शेयर होल्डर ने क्या क्या डिसाइड किया था? नाम डिसाइड किया था, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस डिसाइड किया था, एड्रेस डिसाइड किया था। और ये बात समझ भाई, मैं अगर कंपनी बनाने जा रहा हूं तो कंपनी का नाम भी मैं बनाऊंगा ना। जब मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में ख्वार हो रहा हूं तो कंपनी का नाम भी मैं सोचूंगा, पता भी मैं सोचूंगा,
फॉर एड्रेस मैं सोचूंगा इसका। अच्छा, कंपनी चलाएगा कौन, बनाने वाला कौन? आप सारे शेयर होल्डर। कंपनी बनाने वाला कौन? कंपनी चलाने वाला कौन? इसका मतलब है जो चीज आप लोगों ने डिसाइड की है, अगर मैं उसमें कोई चेंज करने जाऊंगा, मैं आप लोगों की अप्रूवल के बगैर, अगर कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम चेंज करने का सोच रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसके पास जाना पड़ेगा? शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा। ये एक कानून हर जगह आपको दिखता रहे। नो कंपनी कैन चेंज द नेम ऑफ द कंपनी अनलेस। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। अगर आप कल को बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, डायरेक्टर बिजनेस चेंज कर दे, डायरेक्टर अपने नाम से कंपनी बना दे। नहीं नहीं, तो अगर बिजनेस में चेंज करना है, शेयर होल्डर की अप्रूवल, डायरेक्टर का राइट नहीं है। सुनिएगा मेरे, तो डायरेक्टर के राइट में, डायरेक्टर के पावर्स में ये लिखा ही नहीं है। सेंस बनता है कि पावर और राइट्स में ये चीजें मेंशन होंगी नहीं। हाँ, डायरेक्टर अगर आप कल को एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, शेयर होल्डर सही है। कल को अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव भी करना है, तो मैं आप मतलब मैं खुद एक डायरेक्टर होकर आपको रिमूव, मुझे अपॉइंट करने वाला भी कौन? आपको अपॉइंट करने वाला भी कौन? तो रिमूवल का राइट भी किसके पास होगा? शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल होगी, वहां पे डिसाइड होगा कि डायरेक्टर को रिमूव करना है कि नहीं करना। तो अगर आप यूं समझे चीजों, मेरी बात सुनना, सीईओ को किसने अपॉइंट किया? डायरेक्टर। मुझे पता है सीईओ को रिमूव करने का राइट किसके पास होगा? डायरेक्टर के पास। लेकिन डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया? तो शेयर होल्डर के पास भी राइट है कि वो सीईओ को रिमूव कर सकता है। अगर आप लॉ को यूं समझेंगे तो आपका आधे से ज्यादा लॉ तो यूं ही क्लियर हो जाएगा आपका। कि अगर आपको, अगर फंडामेंटली आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि यार मैं अगर एक कंपनी बना रहा हूं, मैं एक कंपनी बना रहा हूं, और कंपनी बनाते हुए अगर मैंने ये कहा है कि यार ये नाम है, ये टाइप ऑफ कंपनी है, इतने पैसे की कंपनी बनेगी, कंपनी की लिमिट ये है, कंपनी के डायरेक्टर ये, इनमें अगर कोई भी दखल अंदाजी करेगा, उसका राइट किसके पास है? शेयर होल्डर के पास राइट है। शेयर होल्डर की अप्रूवल बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। हाँ, कल को अगर फॉर एग्जांपल बैंक से लोन चाहिए, शेयर होल्डर के पास जाने की, भाई शेयर होल्डर ने तभी तो आपको रखा है, तो फिर आप तो पूरा साल, तो हाँ, अगर कल को लोन लेने जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करें। बैंक अकाउंट खुलवाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करें। सही है। अगर कोई एसेट लीज पे लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव। फाइनेंशियल्स को अप्रूव करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करें। सीईओ को अपॉइंट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करें। हाँ, अगर कोई असासा बेचने जाएंगे, क्यों असासा आपका नहीं है, तभी तो देखे ना, यहाँ पे पीएसएमएल वगैरह बेचने जाते हैं तो वो कहते हैं जी नेशनल असेंबली से अप्रूव करा है, क्योंकि आपके बाप का पैसा थोड़ी है, तो आवाम का पैसा है। तो नेशनल असेंबली अगर, हाँ, लेकिन अगर कोई एसेट एक्वायर करना है, कोई ऐसी चीज करनी है, इसके लिए नेशनल असेंबली के पास जाने की जरूरत नहीं है। कि यहाँ तक आपके बात समझ आती है, तो इसको अगर आप लॉ को समझने की कोशिश करें, यार पैसा मैंने लगाया है तो मैंने 4-5 चीजें बताई होंगी, मैंने 4-5 चीजें, तो 4-5 चीजें मैंने बताई है, उसमें जब भी आप चेंज करने चाहेंगे, शेयर होल्डर, तो आधा लॉ तो यही लिखा हुआ है। तो शेयर, जब शेयर की अप्रूवल होगी तो शेयर को क्या फोन करके अप्रूवल होगी? नहीं, क्या करवानी? बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक नाम चेंज करना पड़ेगा तो इनकॉर्पोरेशन का भी सेक्शन चेंज हो जाएगा, और नाम चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी किसकी अप्रूवल चाहिए? शेयर की। तो फिर एक और सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? मीटिंग का सेक्शन। और यूं आए के आपके साथ 2-3 सेक्शन मिलाकर सवाल पूछ रहे। तो सवाल कैसा आता है? नाम चेंज करना है, बताएं, और नाम चेंज करना है, और मीटिंग का टाइम इतने बजे था, उतने बजे इतने डायरेक्टर आए, और इतने मेंबर्स आए, और इतने मेंबर्स नहीं आए। बताएं कोरम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बताएं कोरम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? एक बंदे ने प्रॉक्सी अपॉइंट करवाई थी, प्रॉक्सी इस टाइम पे पहुंची, मतलब इस तरीके से वो मिला जुला के प्यारे बच्चों आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं। ये रीजन है मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। एक सवाल आता था पहले, डायरेक्टर ड्यूटी, डायरेक्टर से रिपोर्ट के कंटेंट बता दो, लास्ट टाइम में भी आया, सही है। तो एक जब सवाल आता था कि जी 4 पॉइंट्स बता दो, 5 पॉइंट्स बता दो, 6 पॉइंट्स बता दो, तो वो उसमें पढ़ाना भी आसान होता था और पढ़ना भी आसान होता था। अब जो पेपर आपके पास आ रहा है उसमें पढ़ाना भी थोड़ा सा ट्रिकी है। और तो ये मेरे से एक्सपेक्ट ना करिएगा कि मैं 1 महीने में 50 नंबर की तैयारी आपको करा दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मैं आपको अगले 2 महीने तक इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मीटिंग, अगले 2-2.5 महीने तक हमारा ये टॉपिक चलता रहेगा। यहाँ बिकॉज जब इनकॉर्पोरेट ही नहीं पता तो माइंडिंग अब कैसे करोगे? तो यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो अगर आप कानून को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ये बात समझ आती है। ये जिन लोगों ने रखे ना, सिर्फ ये इन्हीं के पास राइट है इसको चेंज करने का, बाकी के पास नहीं है राइट।
डायरेक्टर के पास ये राइट मौजूद, बिकॉज जो फंडामेंटली कंपनी मेमोरेंडम आर्टिकल, ये आईटीबी वगैरह में थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि कंपनी फॉर्म करते हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये 2 वर्ड्स याद आ रहे हैं भाई? तुमने ऑडिट पढ़ा हुआ, ये 2 वर्ड्स ये जमा कराने होते हैं। ये 2 वर्ड्स क्या होता है? ये मैं आपके सामने एक मजे की बात रखूं, पूरा सिलेबस क्लियर है? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, बाकी जितना कुछ लिखा हुआ है, बाकी जितना कुछ लिखा हुआ है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपने पढ़ा हुआ है लॉ तो आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा मैं बात क्या कर रहा हूं, कि मैं पूरे कंपनीज एक्ट को 2 डॉक्यूमेंट में तोड़ रहा हूं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं ये आपको, मैं सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं पूरे सिलेबस को किन 2 डॉक्यूमेंट्स में तोड़ रहा हूं, मेमोरेंडम और आर्टिकल में। क्या मतलब? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो चीजें हैं जो कंपनी से बाहर वाले लोगों के लिए होती हैं। भाई अगर मैं एज अ कंपनी आपसे डील करने जा रहा हूं तो मेरी कंपनी का एक नाम होगा, एक बिजनेस होगा और एक एड्रेस होगा, ये आपके मामलात हैं। अगर मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूं, अगर मैं क्रेडिटर से माल खरीदने जा रहा हूं, अगर मैं कस्टमर को माल बेचने जा रहा हूं, तो वो मुझसे 3 चीजों में इंटरेस्टेड होगा। क्या? आपके कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का स्टेटस क्या है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है और आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। ये वो 3-4 चीजें होती हैं जो लेकिन डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे? एबीसीडी वाली जो इक्वेशन बनाई थी, तो क्या एबीसी ने कहा हाँ जी नाम चेंज कर दो, तो क्या नाम चेंज होना चाहिए या नहीं? ये जो कंपनी के अंदरूनी मामलात हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड, तो बैरूनी मामलात हैं क्या? 3 तो चीजें, नाम, अता पता और बाकी उसके अलावा जितनी भी मेरी इंटरनल मैटर्स हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव कैसा होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव कितने साल के लिए होना चाहिए, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये जो मेरे मामलात हैं, इसका क्रेडिटर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मेरे अपने घर के इंटरनल मामलात हैं। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो ये सोचे हम पहली क्लास में मैं मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा सिलेबस 2 डॉक्यूमेंट में टूटा हुआ है, एक का नाम है मेमोरेंडम और एक का नाम है आर्टिकल। ये जो मेमोरेंडम है ये आपके सिलेबस का 10 से 15% है, बाकी जितनी चीजें लिखी हुई है वो सारी की सारी कहाँ लिखी हुई होती हैं? वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है। प्यारे बच्चों ये पढ़ा हुआ होगा आपने, अब आपको समझ में आ रहा होगा 2 डॉक्यूमेंट कहलाते क्या है, कि आपका पूरा सिलेबस 2 डॉक्यूमेंट में टूटा हुआ है, मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो मेरे इंटरनल अगर मैं और आप बैठ के कंपनी बना रहे हैं और अगर ये साहब बोले एबीसीडी, एबीसी कह रहा है नाम चेंज करो, डी कह रहा है नाम चेंज ना करो, तो बताओ क्या डिसीजन लें? वोटिंग राइट कैसे हो, इंडिविजुअल बेसिस पे हो या वोटिंग नंबर ऑफ शेयर्स के पे? तो ये मेरे और आपके मामले, तो इसका क्रेडिटर से क्या ताल्लुक? इसका ये मैं बैंकर्स को क्यों बताऊं, ये मैं क्रेडिटर्स को क्यों बताऊं, ये मैं मार्केट को क्यों बताऊं? ये तो मेरे और आपके अंदरूनी मामला। भाई कल को अगर फॉर एग्जाम्पल मीटिंग का टाइम 11 बजे, यार किस टाइम तक मीटिंग हो जानी चाहिए या क्या कोरम होना चाहिए मुझे बताओ। ये मेरे और आपके मामलात हैं, ये मैं बाहर वाले को क्यों बताऊं? ये आर्टिकल ऑफ इसके बेसिस पे कंपनी के इंटरनल मैटर्स चल रहे होते हैं। लेकिन नाम चेंज करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तभी कभी वो आपसे नहीं कहेगा कि आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर लिखें कि डायरेक्टर का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, लेकिन आपसे ये लाजमी कहेगा कि आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर अपनी कंपनी का बड़ा बड़ा नाम डिस्प्ले करें, बिकॉज पब्लिक इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन है? एक पब्लिक इंफॉर्मेशन। लेकिन डायरेक्टर कैसे सेलेक्ट होगा, डिविडेंड कितना देना है, ये बातें पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके इंटरनल मैटर्स रहते हैं। मैं तो जितना कुछ लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बाकी मेमोरेंडम, 2-3 चीजें मेमोरेंडम। क्या यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? तो हमने पढ़ना भी लॉ को इस तरीके से है कि अगर डायरेक्टर का सेक्शन है तो डायरेक्टर की इलेक्शन होती कहां पर है? मीटिंग में। दोनों इंटरलिंक करके सवाल बना रहा होता है, सही है। अगर वाइंडिंग अप भी करनी है तो वाइंडिंग अप कंपनी बनाने वाला कौन? तो कंपनी बंद भी करनी है तो किसका राइट होगा यार? शेयर होल्डर की अप्रूवल कहां लूं?
मीटिंग्स में, तो मीटिंग तो उसका मतलब सवाल राइटिंग अप से होगा, आंसर मीटिंग्स के सेक्शन से होगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस जाल में ना फंसेगा प्यारे बच्चों के 50 मार्क्स के 50 सेक्शन, बाकी 100-150 सेक्शन के 50 मार्क्स। खुदा का आप पढ़ ही नहीं सकेंगे, आप कर ही नहीं सकेंगे। अगर फाइनेंशियल, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं पढ़ा तो क्या डिविडेंड पढ़ेंगे यार, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अगर नहीं पढ़ा, फाइनेंशियल ईयर ही नहीं पढ़ा, तो कैसे करेंगे इन चीजों को। अगर यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए होल्डिंग सब्सिडरी नहीं पढ़ा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसोलिडेशन कैसे पढ़ेंगे यार। थोड़ा सोचें इन चीजों को। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, बड़ा लॉजिक। अभी हमने क्या कहा, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, इसको क्या कहूंगा, पर्सन कहूंगा, उसको मैं शेयर होल्डर नहीं कह सकता। मेरी बात समझ आई? तो क्यों पर्सन, तो अगर ये लॉजिक समझ आ जाएगी, कभी भी पेपर में आपसे, आपको ये रट्टे में यूं बसना नहीं होगा कि ऑब्लिगेशन था, कि रजिस्टर्ड था, कि एसोसिएशन था, कि कंपनी था। आप लॉजिकली जब क्लियर हो गए तो आपको पता होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, अब मेरी आखिरी बात सुनिएगा। हम 15-20 मिनट पढ़ रहे हैं अभी, इसको मिटा दूं मैं? इसको अगर नोट करना है नोट कर ले, 2 मिनट दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। और अभी हम सिर्फ एक सेक्शन पढ़ेंगे और हमें समझ आ जाएगा कि सेक्शन को पढ़ना किस तरीके से होता है। सही है? एक सेक्शन आज हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर 15-20 मिनट लगाएंगे। सेक्शन के नाम वगैरह याद रख लो फिर सेक्शन। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक ही आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को, दोस्त समझो। ये तीनों चीजें क्या लिखी हुई आ रही है? मेमोरेंडम। तो एक और सेक्शन है जिसका नाम है एन, ये तो मेमोरेंडम से, ये क्या है? ऑल्टरेशन। ये क्या है? इसका मतलब है, सुनिएगा, अगर आपने नाम को चेंज करना है तो इसके ऊपर है सेक्शन 12, सेक्शन 12। और अगर आपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है तो लेट से इसके ऊपर है सेक्शन 31। अच्छा सुनिएगा मेरी बात को, सही है? पेपर में सवाल आता है नाम चेंज करना है, बच्चा किसकी तरफ जाता है? 12। लेकिन बच्चा ये लिंकिंग भूल जाता है कि नाम तो किसका पार्ट है? मेमोरेंडम का। तो इसका मतलब है एक और सेक्शन ट्रिगर कर रहा है जिसका नाम क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। सेक्शन 31 को लिखता ही नहीं है पेपर में, फेल हो जाता है। मैं आपको ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेमोरेंडम का कंटेंट में नेम, बिजनेस और एड्रेस है, तो इनके नेम और चेंज के ऊपर तो रिस्पेक्टिव सेक्शन है, लेकिन एक कंबाइंड सेक्शन उसने बना दिया किस चीज का, कि जब भी मेमोरेंडम ऑल्टर होगा किसकी अप्रूवल चाहिए होगी? शोल्डर की। और ये काम करने पड़ेंगे। सवाल आता है पेपर में नाम चेंज हो रहा है, तो बच्चा नाम चेंज वाले सेक्शन में चला जाता है, लेकिन एक और सेक्शन में ट्रिगर हो रहा है ऑल्टरेशन ऑफ, उसको पूरा मिस कर देता है और गया पेपर उसका आंसर। मैं आपको ये लिंकिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसको नोट करें बच्चों जल्दी से।